मॉर्निंग क्लास में शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट्स के पावर्स, उसके फंक्शंस। तो ये आज इसका टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा। नाउ क्योंकि अब जो ये पार्लियामेंट में जब राज्यसभा एंड लोकसभा, उसके बाद लास्ट आता है प्रेसिडेंट, तब जाके पार्लियामेंट टोटली कंबाइन होती है, तब जाके वो पार्लियामेंट कंप्लीट होता है। तो ये लास्ट पार्लियामेंट का लास्ट है हमारा लेजिस्लेटिव पार्ट्स की। तो लेजिस्लेटिव का ये लास्ट टॉपिक है, लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? एग्जीक्यूटिव में जो हो जाएंगे रूलिंग पार्टीज, जो रूल कर रहे हैं, जो पावर कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट्स में, वो वाले आ जाएंगे। फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटिव के बाद में आ जाते हैं जुडिशियरी। तो इसी तरह से ये लेजिस्लेटिव का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 of the Indian Constitutions contain a provisions according to which there is an office of the president in India। के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स जो प्रोविजंस लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग कि देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट की ऑफिस होनी चाहिए। सो अगेन आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग executive power of the state unions will be in the hand of the president and he will use them himself or through his subordinate officers according to the constitutions। उसके साथ साथ 53 आर्टिकल्स में कहा गया कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है स्टेट्स के अंदर, स्टेट यूनियन, तो वो जो है वो किसके हाथ में रहेगा? प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। अब वो प्रेसिडेंट जो उसको यूज़ करेंगे खुद से या किसी के थ्रू करवाएंगे, अपनी जो भी ऑफिसर्स है उनके थ्रू करवाएंगे, वो भी डिपेंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखा गया, वो सारा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। दस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, they are all included in union executives, so they are the part of union executive, that was the central government। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट्स के सारे लोग हैं। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, देखा जाए कि जो भी काम होता है लास्ट में साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। सो द प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मोस्टली टॉप में होते हैं। उसके बाद जो मेन वर्क होता है एग्जीक्यूटिव, देखा जाए तो प्रेसिडेंट के बाद जस्ट प्रेसिडेंट, जैसे हमने अभी पढ़ेंगे, जस्ट ही एज अ नॉमिनल हेड, but the power exercised by the prime minister and the council of ministers। so next, तो ये हो गया प्रेसिडेंट्स जो है इसके सारे, ये एग्जीक्यूटिव्स हो गए, यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो जस्ट अ फॉर्मल कि ये प्रेसिडेंट क्या है? ये फॉर्मल हेड है किसके? फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सुप्रीम, फॉर्मल सुप्रीम है। एंड वाइल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जस्ट ये नाम के हैं, क्योंकि एवरीथिंग वाज डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, बट द वर्क इज डन, हु इज डूइंग द वर्क एंड हु इज एक्सरसाइजिंग द पावर। पावर किसके पास है? काम कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसीलिए कहा जाता है एक्चुअल जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन is the president। India has adopted a parliamentary form of government just as Britain। Under there is a constitutional head as well as another actual head of the executive। तो एक्चुअली द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव की जो हमने देखा कि हेड जो है यूनियन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वो प्रेसिडेंट है। क्योंकि इंडिया ने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जस्ट एज ब्रिटेन में है, उसको फॉर्म किया था, उसको फॉलो करके, जिसके अंदर लिखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग कि जो एक्चुअल पावर्स है वाज अनदर एक्चुअल हेड जो है वो कोई और होगा, दैट वाज द फॉर्मल जो हेड है वो प्रेसिडेंट हो गया। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियंस, एंड हिज पोजिशन इन द यूनियन लिस्ट इज लाइक अ ब्रिटिश किंग। तो कहा गया ब्रिटिश किंग, जिस तरह से ब्रिटिश किंग होते हैं वो जस्ट अन हेड, बट द वर्क इज डन बाय द पार्लियामेंट एंड द ऑफिसर्स। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूटिव के जस्ट एज अ यूनियन हेड है एग्जीक्यूटिव के, और इसकी पोजीशन वैसे ही है जैसे ब्रिटिश में उसकी
किंग की है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पावर्स। सबसे पहले क्वालिफिकेशंस है। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस फॉर अ पर्सन्स हु वांट टू बी इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो द पर्सन हु इज रियली विलिंग टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, जो चाहते हैं कि वो प्रेसिडेंट की चुनाव लड़े और प्रेसिडेंट बने, तो उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए, दैट ही मस्ट और शुड बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन्स होना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है that he should have completed the age of 35, that he should not be less than 35, more than can easily work but less cannot be work। तो उससे 35 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 35 या 35 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आता है थर्ड वन, ही शुड हैव द क्वालिफिकेशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। किसके बाद इतनी क्वालिफिकेशन है, दैट ही शुड बी और ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर वो खुद मेंबर है लोकसभा के, या फिर उसको मेंबर बनना पड़ेगा लोकसभा की, तब जाके उसे इस चुनाव में एंट्री मिलेगी, फॉर्म मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी सच पर्सन हु इज एन ऑफिसर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, state government or an local government or hold an office of profit is not eligible to contest for president elections. The president cannot be a member of any house of the Indian parliament or state legislature. तो क्या कहा जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, जो भी पर्सन कोई भी है, कोई ऑफिसर्स है इंडियन गवर्नमेंट्स के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, या फिर लोकल बॉडी थर्ड गवर्नमेंट हमारा आ गया, या फिर कोई ऑफिस में वो काम करता है जिससे उसके लिए इसको अर्निंग होती है, इसको प्रॉफिट मिलता है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, क्योंकि द पर्सन हु इज ऑलरेडी अर्निंग एंड ही इज ऑलरेडी इन अ पोस्ट, तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे काम कर सकते हैं। सो द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्टेट। तो उसे अगर इनको क्वालिफाई होना है इलेक्शंस के लिए, तो ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर वो मेंबर है राज्यसभा लोकसभा, तो उनको तो रिजाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट नेसेसिटीज। फिर आता है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होती है वो कैसी होती है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज in accordance with the system of proportional representations by means of single transferable vote and secret ballot. This process is as follow. तो सबसे पहले जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं, उसे कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें जो होती है सिस्टम, इसमें एक सिस्टम है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि सभी के पास कितने वोट हो गए, और उसके पास पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को जो वोट आती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो मूव करते करते उसमें कितना परसेंटेज आया, और उसके बाद ये प्रोसेस जो होता है वो सीक्रेटली होता है। इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शंस, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग जो है इंडियन सिटीजन्स नहीं देते हैं। वोटिंग ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स ने दे दिया था, उन्होंने चूज़ किया था एमपीज़ को। तो एमपीज़ को चूज़ करने के बाद, तो फिर उसके बाद जब वो एमपीज़ ने उन्होंने एमपी को चूज़ किया, तो दैट इज़ द लास्ट वन, क्योंकि अब एमपी जो है वही मूव करके जाएंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स के लिए, तो इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड इनडायरेक्टली बाय सच एन इलेक्टोरल कॉलेज इन विच, तो इलेक्टोरल कॉलेज में हु इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन। सबसे पहले जो इलेक्टोरल कॉलेज की प्रोसेस होगी उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इलेक्टेड member of both the houses, that is Lok Sabha and the Rajya Sabha. to first हो गया, then second is member of the state legislature. अब state के legislature MLA, that was विधान सभा, उसके members. Now according to the 7th
और 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जो चेंजेस आया था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विल बी प्रेजेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने देखा मेंबर्स कौन कौन आएंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट के बोथ द हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट के एमएलए आ जाएंगे। फिर दूसरा उसके बाद यूनियन टेरिटरीज जो है उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसी तरह से दीज 3 ग्रुप्स आर एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, और यही लोग अपना नाम जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो ये हो गया इलेक्शंस का, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो इन लोगों ने वोट दिया था। अब आता है नेक्स्ट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड यूनियन लेजिस्लेचर जो है, वे इलेक्ट द प्रेसिडेंट थ्रू अ स्पेशल इलेक्शन प्रोसेस इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये 3 ग्रुप्स ऑफ मेंबर जो है, ये क्या, तो ये 3 ग्रुप ऑफ मेंबर जो है ये अब इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और इन्हीं के बीच में से विल इलेक्ट प्रेसिडेंट। तो ये प्रोसेस जो है ये स्पेशल इलेक्शन प्रोसेस है, थ्रू अ स्पेशल इलेक्शन प्रोसेस, जिसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, दैट वाज अ स्पेशल, डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल होता है, उससे अलग है थोड़ा। तो ये हो गया, इस सिस्टम को कहा जाता है। In this election, voting is done through secret ballot and to become successful in the elections. तो secret ballot तो सभी में होती है, क्योंकि the person who is giving the vote, only he or she is knowing to whom he is giving the vote. Apart from, no one is came to know that the person to whom they have given the vote. तो इसी तरह से इस प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसमें सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है। अब इस सीक्रेट बैलेट, जिसे मैंने कहा कि इसे किसी को नहीं पता चलता है किसने किसको दिया, एंड टू बिकम सक्सेसफुल इन द इलेक्शंस, तो ज़रूरी है कि सक्सेसफुल हो जाए इलेक्शंस के अंदर। द कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन अ मिनिमम कोटा। अब उसे क्वालिफिकेशन होने के लिए, जैसे पास करने के लिए अपने को 40% चाहिए होता है, तो इसी तरह से टू बी पास आउट दिस इलेक्शंस में कि अब फेल नहीं हो गए, तो इसीलिए मिनिमम कोटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसे अक्वायर करने के लिए। सो द फॉलोइंग फॉर्मूला इज अप्लाइड टू अक्वायर और टू डिटरमाइन द मिनिमम कोटा। तो मिनिमम कोटा क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट, कि सबसे पहले डिवाइड किसे करेंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, कि कितने लोगों ने अपना नाम दिया था कंटेस्ट करने के लिए कि वो लोग खड़े, ठीक है। अब उसके साथ साथ नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट, तो उसके बाद कितने सारे वोट उसे मिले। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पर 50% जितने भी है कि 50% दे हैव चूजन गिवन देयर नेम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। अब इसे कितने वोट मिले, दैट पर्टिकुलर है ना, नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्ट, कि जो वोट उसे मिले उसके नंबर्स कितने हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके नंबर्स आ गए, नंबर्स ऑफ वोट उसे कितना मिला वो हो गया, डिवाइडेड बाय थाउजेंड्स। तो ये करने के बाद क्या आता है, मिनिमम कोटा आ जाता है, जिससे कहा जाता है दैट वाज ही वाज बीन एलिजिबल, अब वो एलिजिबल है। इस तरह से द इलेक्टर रैंक द कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। उसके बाद किसे कितना कोटा मिला, कितना मिनिमम कोटा किसे मिला, इस तरह से अब उसे नंबर 1 लोएस्ट से हाईएस्ट, इस तरह से रैंकिंग किया जाएगा। ड्यूरिंग द कंट्री, फर्स्टली द प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड। तो सबसे पहले प्रेफरेंस वोट्स किसको कितने ज़्यादा मिले वो काउंट किया जाता है। इन सेकेंड राउंड द कैंडिडेट विच ऑब्टेन द कोटा इज डिक्लेयर्ड द विनर। और उसके बाद काउंटिंग के बाद कैंडिडेट्स जिसके पास सबसे ज़्यादा कोटा मिला इज कॉल्ड द विनर। इफ़ नो कैंडिडेट इज एबल टू ऑब्टेन द कोटा इन दिस राउंड, अगर सेकेंड राउंड में किसी ने भी जो मिनिमम कोटा चाहिए वो नहीं मिला किसी को, then the candidate obtaining the minimum vote is outside from the competitions। तो इसी तरह से जो कैंडिडेट जैसे then the candidates obtaining the minimum vote is, उसे अलग कर दिया गया कि now the votes of second preference of this candidates are transferred to other candidates। तो जो सबसे कम था उसको निकाल दिया गया, अब वो फिर वो नेक्स्ट में चला गया तो वो आउट हो गया। तो मतलब 5 से अब वो 1 निकाल दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया
तो 4 के बाद 4 डिवाइडेड बाय अब नंबर ऑफ वोट्स, उसके वापस आ जाएगा नंबर ऑफ वोट्स, तो नंबर ऑफ वोट्स वापस आ गया, 5 से 1 माइनस कर दिया। तो इसी तरह से ये ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक उसे मिनिमम कोटा नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसी तरह से द मिनिमम कोटा ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन्स। नाउ द वोट्स ऑफ सेकेंड प्रेफरेंस ऑफ दिस कैंडिडेट्स आर ट्रांसफर टू द अदर कैंडिडेट्स। दिस सीक्वेंस कंटिन्यू टिल अ कैंडिडेट इज एबल टू ऑब्टेन द कोटा। तो जैसे ही मैंने कहा कि जब तक उन्हें मिनिमम कोटा नहीं मिल पाता तो उस तरह से वो प्रोसेस चलता रहेगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बीच में जाके उन्हें मिनिमम कोटा मिल जाता है। तो इसी तरह से इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से ही वो इलेक्शंस जो होती है प्रेसिडेंट की होती है। अब आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स। तो सबसे पहले जो है दे आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट हेड्स, नॉर्मल पावर एंड इमरजेंसी पावर। तो सबसे पहले नॉर्मल पावर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल पावर्स में आ जाता है एग्जीक्यूटिव। इसमें हेडिंग है कि एग्जीक्यूटिव हेड्स है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड में आता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जो है 53 के, दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी इन द हैंड ऑफ यूनियन, दैट वाज सेंट्रल गवर्नमेंट। वो प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा और ये अपने पावर्स यूज़ करेंगे या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू यूज़ करवाएंगे। तो गवर्नमेंट विल रन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। डिसीजन भी होगा किसके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, दैट अपॉइंटमेंट और रिमूवल, किसी को अपॉइंट करना है किसी को रिमूव करना है ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट सेवरल इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन इन द यूनियंस, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, अदर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स के बाद उससे एडवाइस लेके अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर्स, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन, मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे अपॉइंटमेंट करवाते हैं। सेकेंड, पावर्स एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरह से वो फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो ही कैन फॉर्म वेरियस लॉ, ही कॉल द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। जब ये फर्स्ट चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद जब पहला मीटिंग होता है तो प्रेसिडेंट उसको कॉल आउट करते हैं, जॉइंट मीटिंग करवाते हैं, फिर उसको सस्पेंड भी वो खुद करवाते हैं। अपॉइंट द ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर्स एंड ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया से भी अपॉइंट किया जाता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑल्सो एलोकेट्स पोर्टफोलियो ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, के पोर्टफोलियोज को भी वो बताया जाता है कि कौन से मिनिस्टर्स को कौन सी डिपार्टमेंट मिलेगा। पोर्टफोलियो मतलब डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, तो ये वाला, तो ये भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। लेकिन एक्चुअली ये प्राइम मिनिस्टर्स करने के बाद प्राइम मिनिस्टर्स ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर बाद में इसी चीज़ को प्रेसिडेंट फॉर्मली डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन पावर, बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशंस हेड ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन, कि ये जो है हेड है इंडियन यूनियंस के, द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन पावर्स में कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। ही अपॉइंट एम्बेसडर्स, देश के एम्बेसडर्स को अपॉइंट करते हैं। डिप्लोमेट्स, अलग अलग इंडियन एम्बेसीज में कौन कौन रहेंगे, सुटेबल अब्रॉड, एंड ही ऑल्सो वन हु एक्सेप्ट द सर्टिफिकेट ऑफ द एम्बेसडर्स, और यही सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करते हैं एम्बेसडर्स अलग अलग देशों में जो अपने एम्बेसडर्स होते हैं। एंड डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अब्रॉड, और बाहर के भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव जो अपने देश में आते वो भी। फ्रॉम अलायंसेज एंड एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो भी एग्रीमेंट होता है, जो भी अलायंसेज होती है, बातचीत होती है, ये सारे प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स में सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कमांडर है कौन, प्रेसिडेंट। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 विंग्स, हमारे 3 विंग्स है उन तीनों में। तो इसी तरह से प्रेसिडेंट हैज़ द, पार्लियामेंट हैज़ द सोल पावर टू फॉर्म लॉ इन कंटेक्स्ट टू डिफेंस फोर्स, वॉर, ट्रीटी, दैट वाज समझौता होता है, वॉर होती है, कोई युद्ध होता है, उसके थ्रू। तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि पावर जो प्रेसिडेंट के पास रहेगा, देयरफॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन वो हमेशा एक बात चीज़ हमेशा है कि प्रेसिडेंट को तो सुप्रीम कमांडर बना दिया गया, लेकिन फिर भी वो वॉर है, ट्रीटी है, किसके बारे में भी डिसीजन जो अकेला नहीं लेंगे,
डिसीजन विल टेक कलेक्टिवली इन द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट डिसाइड करने के बाद ही फिर प्रेसिडेंट उसे डिक्लेयर करेंगे। ये हर चीज़ों में देखा जाएगा कि पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करने के बाद ही डिसीजन जो है फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। ना लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स हैं। तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरा। द प्रेसिडेंट एंजॉय सेवरल पावर्स इन कंटेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, कि जो रूल्स बनाया जाता है उसमें प्रेसिडेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर्स को एंजॉय करते हैं। ही कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, कि कोई भी मीटिंग होती तो मीटिंग की फर्स्ट सेशन जो होता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं और उसे एंड भी वही करवाते हैं। फिर ही कैन डिजॉल्व द लोकसभा को डिजॉल्व कर सकते हैं 5 ईयर्स से पहले ही, बट अगेन ही हैज टू टेक द एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। द लोकसभा हैज़ ऑल्सो बिन डिजॉल्व फॉर, अब तक कितने बार डिजॉल्व हो चुका है, 9 times। सो इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट गिव्स स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग्स। तो जब पहला आफ्टर इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है तो दोनों हाउस के साथ मीटिंग होती है, जॉइंट सेशन मीटिंग होती है, और वो लेता कौन है, प्रेसिडेंट लेता है। अदर ओकेशंस में ऑल्सो ही परफॉर्म्स द एड्रेसिंग, और ऐसे दूसरी ओकेशंस हो, कोई मीटिंग्स हो तो भी एड्रेस जो है और पार्लियामेंट को स्पीच देना वो प्रेसिडेंट का काम होता है। उसके बाद कॉमन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो भी पॉलिसीज होती है वो हमेशा प्रेसिडेंट के स्पीच से ही शुरू होता है। फिर आता है पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। तो ये पावर्स है प्रेसिडेंट के पास कि 12 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा को नॉमिनेट करते हैं और 2 मेंबर्स जो है वो लोकसभा को वो नॉमिनेट करते हैं। फिर पावर टू रिजेक्ट अ मोशंस, जैसे पावर्स अब लास्ट में जब जाता है साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास, तो इसके पास ये पावर्स है कि उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके पास अपने अकॉर्डिंग पावर टू दैट द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मोशन एज पर हिज डिस्क्रिमिनेशंस। लेकिन ये भी फिर ओनली फॉर फर्स्ट टाइम में वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते, रिजेक्ट भी कर सकते, बट सेकेंड टाइम जब वापस उनके पास जाता है, अमेंडमेंट हो या ना हो, लेकिन वापस उनको जब भेजा जाता है तब प्रेसिडेंट को सेकेंड टाइम में उनको साइन करनी ही पड़ती है। तो दैट इज, ये उनके लिए कंपलसरी, दैट वाज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पावर टू इशू ऑर्डिनेंस कब होती है, ऑर्डिनेंस होती है जैसे कि अगर कोई सेशन नहीं है और कंट्री के अंदर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है और मीटिंग हुआ नहीं है, उन बीच में फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, एक लॉ इशू जो होता है पावर अपना यूज़ करके एक ऑर्डिनेंस, दैट वाज रूल्स, वो इशू करते हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन। उसे नाम दिया जाता है एज अ ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ने इशू किया था इसीलिए। लेकिन जब वापस सेशन शुरू होती है उसके बाद फिर ये ऑर्डिनेंस जो है ये फॉर 6 months के लिए वैलिड होता है, क्योंकि बाद जब वापस मीटिंग होती है तो पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस सही है गलत है। अगर सही है तो इनको कंटिन्यू रखेंगे, अगर उनको लगता है सही नहीं है तो उसको वो एबोलाइज कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर आता है फाइनेंशियल पावर्स में देखा जाता है द प्रेसिडेंट हैज सेवरल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी ईयर। हर साल शुरुआत में प्रेसिडेंट जो है कॉजेज टू प्लेस द अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स बजट इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउस। हर साल कि 1 ईयर में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट ईयर उन्होंने कितना, पार्लियामेंट ने कितना पैसा खर्च किया, कितना अर्निंग किया, उसके अकॉर्डिंग। फिर विदाउट हिज कंसेंट, जब तक प्रेसिडेंट उन्हें परमिशन नहीं देगा तो फाइनेंशियल बिल जो है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो भी है, वो इंट्रोड्यूस नहीं होती है लोकसभा के अंदर। तो मतलब प्रेसिडेंट परमिशन दे उसके बाद ही, तो जस्ट ही विल गिव द परमिशन एंड द वर्क विल स्टार्ट। ना जुडिशियल पावर में देखा जाए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी, कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बट ड्यू टू दिस प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द राइट टू डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट जो उसके पास मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया वो कोई भी मैटर्स में इंटरफेयर करेंगे डायरेक्टली, बस उनके पास पावर्स है, कुछ पावर्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करेंगे। जैसे ही अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बट उसके बाद अपॉइंट करने के बाद ये खुद उनको रिमूव्ड नहीं कर सकते,
सो अंडर हिज जुडिशियल पावर द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू ग्रांट पार्डन्स। साथ साथ इनको और क्या पावर दिया गया कि अगर कोई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने किसी को पनिश किया है, कोई सेंटेंस दी है, तो वो लोग अगर प्रेसिडेंट के पास अपनी एप्लीकेशंस दिया अप्लाई करते हैं कि दे कैन पार्डन दैट विक्टिम्स, जो भी थे उसको पार्डन कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है कि वो माफ़ीनामा एक्सेप्ट करके उसको माफ़ कर सकते हैं, पनिशमेंट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पावर्स है उनके पास। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स है, उनके पावर्स जो है पनिशमेंट थोड़ा कम कर दे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके लास्ट जो है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर जो है इट हैज़ 3 डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे इमरजेंसी जो वो 3 कैटेगरीज में यूज़ किया जाता है। जब इंटरनल इन्वेशंस, वॉर ओरिएंटेड कन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पे कि जब हमारे देश में, हमारे खुद के देश के अंदर जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया, या फिर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर किसी के देश के साथ हमारा वॉर डिक्लेयर होने वाला है, तब इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। फिर दूसरा आता है कोई स्टेट सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट, तो गवर्नर रूल्स स्टार्ट किया जाता है, वो भी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे प्रेसिडेंट। एंड फाइनेंशियल, अगर देश की आर्थिक स्थिति, मनी मैटर एकदम ही नहीं है, तब भी इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन वो भी कब? जब पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा, एंड व्हेन द पार्लियामेंट विल पुट कि हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, तब जाके ये इमरजेंसी डिक्लेयर देश के अंदर होती है। ठीक है, ये हो गया प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर्स और उसके पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, थैंक यू।